नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भारत मंडपम में टीम G20 के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हम सब मजदूर हैं और आज कार्यक्रम भी मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप थोड़े छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। आपने भी देखा होगा, आपको इस मेहनत का आनंद आया होगा। और हम सब तो मजदूर हैं और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। आपने भी देखा होगा कि आपको इस मेहनत का आनंद आया होगा। यानी उस दिन रात को भी अगर आपको किसी ने बुला करके कुछ कहा होता 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो आपको नहीं लगता यार पूरा हो गया, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। आपको लगता होगा नहीं यार कुछ रह गया होगा, चलो मुझे कहा है तो मैं कर दूं। यानी ये जो स्पिरिट है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप सबने मिलकर के देश का नाम रोशन किया है। शायद लोगों को पता भी नहीं होगा कि कितने लोग होंगे, कितना काम किया होगा, कैसी परिस्थितियों में किया होगा। और आप में से ज्यादातर वो लोग होंगे जिनको इसके पहले इतने बड़े किसी आयोजन से कार्य का या जिम्मेवारी का अवसर ही नहीं आया होगा। यानी एक प्रकार से आपको कार्यक्रम की कल्पना भी करनी थी, समस्याओं के विषय में भी इमेजिन करना था कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। बहुत कुछ आपको अपने तरीके से इवॉल्व करना पड़ा होगा। और इसलिए मेरा आप सबसे एक विशेष आग्रह है। आप कहेंगे कि इतना काम करवा दिया कि अभी भी छोड़ेंगे नहीं क्या? मेरा आग्रह ऐसा है कि जब से इस काम से आप जुड़े होंगे, कोई 3 साल से जुड़ा होगा, कोई 4 साल से जुड़ा होगा, कोई 4 महीने से जुड़ा होगा, पहले दिन से जब आपसे बात हुई तब से लेकर के जो भी हुआ हो, अगर आपको इसको रिकॉर्ड कर दें, लिख दें सारा, और सेंट्रली जो व्यवस्था करते हैं कोई एक वेबसाइट तैयार करें, सब अपनी अपनी भाषा में लिखें, जिसको जो भी सुविधा हो, कि उन्होंने किस प्रकार से इस काम को किया, कैसे देखा, क्या कमियां नजर आई, कोई समस्या आई तो कैसे रास्ता खोला। अगर ये आपका अनुभव रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो एक भविष्य के कार्यों के लिए उसमें से एक अच्छी गाइडलाइंस तैयार हो सकती है और वो एक इंस्टीट्यूशन का काम कर सकती है, जो चीजों को आगे करने के लिए, जो इसके भी जिम्मे जब भी काम आएगा वो उसका उपयोग करेगा। और इसलिए आप जितनी बारीकी से एक एक चीज को लिख करके, भले 100 पेज हो जाए, और आजकल तो उसके लिए कपबोर्ड की जरूरत नहीं है, क्लाउड पर रख दिया तो फिर तो वहां बहुत जगह है। लेकिन इन चीजों का बहुत उपयोग है। तो मैं चाहूंगा कि कोई व्यवस्था बने और आप लोग इसका फायदा उठाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों से सवाल पूछने की अपील जनता से की है। उन्होंने जवान फिल्म के एक डायलॉग की बात करते हुए कहा कि शाहरुख खान की अभी फिल्म आई है जवान, उसमें एक डायलॉग है कि चुनाव के नाम पर ये नेता वोट मांगने आए, कोई जात के नाम पर वोट मांगेगा, कोई धर्म के नाम पर वोट मांगेगा। जाति और धर्म के नाम पर वोट मत देना। जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे। केवल आप लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इंतजाम कर रही है। अपने साथ एक जवान आदमी ले जा सकता है, उसका भी फ्री है।
तो इससे इस बहाने जवान लोग हैं वो भी जा सकते हैं। तो लाइन बड़ी लंबी है, आप भी अपना लाइन में वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करा लो। अभी एक पिक्चर आई है शाहरुख खान की, कौन सी पिक्चर है देखी? किस किसने देख ली? उसमें एक डायलॉग है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना, बड़ी अच्छी पिक्चर है। उसमें एक डायलॉग है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। शाहरुख खान कहता है चुनाव के टाइम ये पार्टियां, ये नेता वोट मांगने आएंगे, कोई जाति के नाम पे वोट मांगेगा, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। जाति और धर्म के नाम पे वोट मत देना। जो वोट मांगने आए उससे पूछना हमारे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए क्या करोगे? हमारे परिवार में कोई बीमार होगा तो उसके इलाज के लिए क्या करोगे? कहता है कि नहीं कहता है शाहरुख खान? सही कहता है कि गलत कहता है? केवल आम आदमी पार्टी है जो कि लोगों के शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए इंतजाम कर रही है। 75 साल उठा के देख लो, आज आजादी के 76 साल हो गए, एक भी पार्टी याद नहीं आती मेरे को जिसने कभी आके आपको कहा हो कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे देना। किसी ने कहा हो मैं आपके इलाज के लिए अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा, वोट दे देना। हम राजनीति में वोट मांगने नहीं आए, हम राजनीति में चुनाव जीतने नहीं आए, हम राजनीति में देश बनाने आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है कि मेरे जीते जी भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए, और वो तभी बनेगा जब देश का हर बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकेगा। वो तभी बनेगा जब कोने कोने के अंदर हम अस्पताल और स्कूल खोलेंगे। वो तभी बनेगा जब देश की सारी सड़कें, सारी बिजली, पानी, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। केवल भाषणबाजी से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा है, जो कहते हैं ना सरकार में पैसा नहीं है, पैसा है, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। चोरी बंद हो जाए ना, भ्रष्टाचार बंद हो जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे काम हो सकते हैं। आज आप इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बयान सामने आया है। लोकसभा और विधानसभा में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का प्रावधान है, अन्य किसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। बिहार के 40 सांसदों में से करीब 19 ओबीसी से आते हैं। महिला आरक्षण लागू होने पर इन सीटों में से जो सीटें आरक्षित होंगी वो किसे मिलेंगी? ओबीसी की महिलाओं को मिलेंगी। इनको न मुसलमानों से प्रेम है, ना ओबीसी से कोई प्रेम है। ये महिला आरक्षण को रोकना चाहते हैं, इसलिए ओबीसी का मामला उठाते रहते हैं। महिला आरक्षण में ओबीसी को तो आरक्षण आज तक है ही नहीं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आज तक कभी भी 90 साल के अंदर किसी अन्य वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। और देखिए, ये तो बिहार में जैसे 40 एमपी हैं, उसमें करीब 19 एमपी ओबीसी से आते हैं। तो कल इन सीटों में से जो सीटें आरक्षित होगी तो किनको टिकट मिलेगा? ओबीसी की महिलाओं को मिलेगा। तो देखिए, इनको कोई ओबीसी से प्रेम नहीं है। ये तो महिला आरक्षण को रोकना चाहते थे और इसीलिए केवल ओबीसी का मामला उठाते रहे। इनको मुसलमानों से कोई प्रेम है, ना ओबीसी से प्रेम है। ओबीसी का आरक्षण सरकारी नौकरियों में है, शैक्षणिक संस्थानों में है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभाओं के अंदर केवल और केवल अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए ही संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अभी ओबीसी को तो आरक्षण आज तक है ही नहीं। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में केवल अनुसूचित जाति। वहीं बीजेपी नेता रमेश बिधड़ी द्वारा बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्षी सांसद को बीजेपी सांसद द्वारा जिस तरीके से गाली दी गई, हम उसका विरोध करते हैं। बीजेपी को अपनी सत्ता की गर्मी की मानसिकता बदलनी चाहिए। हिंदुस्तान का लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है, ऐसी तानाशाही व्यवस्था को कब हटा दिया जाए पता नहीं चलेगा।
और हिंदुस्तान का देखो बीजेपी को सत्ता की जो मस्ती आ रही है उसका एक उदाहरण है कि संसद में एक विरोधी सांसद को जिस तरह से बीजेपी का सांसद ने गाली देना और जिस तरह से निचली लेवल पे बात करना, ये देश के इतिहास की पहली घटना। उस बात का हम निषेध करते हैं। बीजेपी की मानसिकता जो सत्ता की गर्मी की है वो उन्हें बदलना चाहिए। सत्ता आज है न कल है, ये लोकतंत्र है और हिंदुस्तान का लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है। ऐसे लोगों को गड्ढे में डाल देंगे तानाशाह व्यवस्था को, कब पता ही नहीं चलेगा। और इसलिए ये संसद में इस तरह की मानसिकता बनना ये सबसे बड़ा देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। यही भूमिका कांग्रेस पार्टी। देखो बीजेपी को सत्ता की जो मस्ती आ रही है उसका एक उदाहरण है कि संसद में एक विरोधी सांसद को जिस तरह से बीजेपी का सांसद ने गाली देना और जिस तरह से निचली लेवल पे बात करना, ये देश के इतिहास की पहली घटना। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि पिछले 5 दिनों में आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत 51,000 से ज्यादा आयुष्मान मेले लगे और 21 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। पिछले 5 दिनों में कुल 55 लाख परीक्षण और स्क्रीनिंग हुई है, 4,700 सर्जरी की गई है, 506 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं और 42,000 यूनिट रक्त एकत्र किए गए हैं। वो डेटा आज देखा जाए, आयुष्मान मेला जैसे मैंने कहा हर एक जगह पे हो रहे हैं। मैं अगर कहूँ कि कितने मेले हुए हैं अब तक, जब हम इस 5 दिनों का अगर डेटा को देखते हैं तो जैसे हमारी मंत्रालय ने एक मॉनिटरिंग भी रखा है कि कहाँ कहाँ कैसे एक्टिविटीज हो रही है और राज्यों की माध्यम से वो हमें पहुंच रहा है। वो डेटा आज देखा जाए तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो मेले ऑर्गेनाइज्ड हुए वो लगभग आज की तारीख में देखा जाए तो 51,000 से ज़्यादा ये मेले ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। क्यूमुलेटिव फुटफॉल उसमें 21 लाख से भी ज़्यादा हुए हैं, 21 lakhs, और उसमें अलग अलग स्क्रीनिंग किए हैं, जैसे हाइपरटेंशन का है, डायबिटीज़ का है, ओरल कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, टीबी का है, कैटरेक्ट का है। अलग अलग स्क्रीनिंग जब देखते हैं मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ वितरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार कई बार बनी, वर्षों तक राज चलाया, लेकिन जनता की कभी फिक्र नहीं की, न सड़कें दी, न बिजली दी, न पानी दिया और न ही जनता को कोई सुविधा दी। इस शहर में बिजली दी, न पानी दिया, न जनता को कोई सुविधाएं दी। मुझे बताओ हरसूद और खंडवा वालों, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, हमने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बोल के बताओ, किए थे क्या? विजय साहब ने इस क्षेत्र को एक नहीं अनेक को सौगात दी है। ये ऐसे मंत्री हैं मेरे जो दिन और रात आपकी चिंता करते हैं, आपकी सेवा करते हैं और देखो आपकी जिंदगी बदलना क्या के लिए सरकार, आपकी जिंदगी बदले कोई तो सरकार। वह बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते, अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं। बीजेपी के सिर्फ एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराने बयान उठाकर देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने असंसदीय भाषा में टिप्पणी की है। इन पर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे ये चुनाव भी न लड़ पाए। हमेशा हम लोग केवल चेहरे से नहीं पहचाने जाते हैं, अपनी जवान से भी पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने
कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। और फिर हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकसभा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूरी पाबंदी इन पर हो जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाएं, ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। देखिए, डेमोक्रेसी और दुनिया हमारी डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देख रही है कि हमारे देश के लोग या वहाँ की जो लीडरशिप है, जो सरकार है, वो क्या फैसला लेती है। और नई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ये परिचय होना, पहले तो एक महाझूठ उन्होंने पेश किया बिल के माध्यम से, और फिर उन्हीं के लीडर की ये भाषा, शायद ये नई दिशा में भारत को ले जाना चाहते हैं। अब लोग केवल चेहरे से नहीं, वहीं मौसम की मार झेलने की वजह से धान की फसल खराब होने पर भटिंडा के एक गांव फलड़ के किसान बग्गा सिंह ने जहरीली वस्तु पीकर आत्महत्या कर ली। बग्गा सिंह के पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि लक्ष्मण सिंह ने बताया कि बग्गा सिंह के पास करीब 1.25 एकड़ अपनी जमीन थी और करीब 15 एकड़ जमीन ठेके पर लेकर उस पर खेती करते थे, लेकिन इस बार धान की फसल बारिश ना होने की वजह से खराब हो गई, जिसकी वजह से बग्गा काफ़ी परेशान रहते थे। उन पर पहले से ही 15 लाख रुपए का कर्ज था और बैंक और आढ़तियों का बकाया था, जिसकी वजह से मानसिक परेशानी के चलते 2 दिन पहले जहरीली वस्तु पी ली थी उन्होंने, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बग्गा सिंह की अब मौत हो गई है। देखो जी, आम छोटे परिवार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਿੱਲਾ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ 10-10 15 ਕਿੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਵੀ 15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੈਸੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦਵਾਈ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਖਲ ਸੀ इलाज दौरान की डेथ हो गई। वहीं कौशाम्बी जिले में शुक्रवार को हुए 3 लोगों की हत्या के बाद जिला प्रशासन जागा और घटना के 7 दिन बाद गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान बुलडोजर से कार्रवाई होते हुए अवैध अतिक्रमण किए गए घरों को ध्वस्त किया गया। जब ये कार्रवाई चल रही थी तब एसडीएम सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स गांव में मौजूद रही। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि 15 सितंबर के सुबह गोली मारकर एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया, जहां ग्रामीणों द्वारा कई घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने इस पूरी घटना की छानबीन के लिए 8 टीमें लगाई। पुलिस ने पूरे मामले में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था और अब अतिक्रमण हटाओ कार्यक्रम के तहत आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ये हम लोग मोहम्मदपुर गौस गांव में ग्राम पंचायत की जमीन है और ग्राम समाज की जमीन पर जो अवैध कब्जा करने का प्रयास लोग कर रहे थे, उस अवैध कब्जे को हटाया जाता। ये 23 लोग अभी चिन्हित किए गए हैं, इन पे कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, धीरे धीरे कार्रवाई की जाएगी। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं जितने जल्दी हो जाएगी उतने जल्दी संपन्न करें। देखिए उससे ये संज्ञान में आया, संज्ञान में आने के बाद ये कार्रवाई की जाएगी। ये हम लोग मोहम्मदपुर गौस गाँव में ग्राम कासगंज के एक गांव के नहर किनारे शिव मंदिर के निकट पेड़ पर प्रेमी प्रेमिका के शव लटके हुए मिले। दोनों के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस परिजनों से जानकारी लेने पहुंच गई, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं युवक युवती की पहचान 22 साल के उपदेश और 18 साल की राधा के रूप में हुई है। कोतवाली निरीक्षक मुकेश कुमार के मुताबिक अभी दोनों परिवार के लोगों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से
साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। आज दिनांक 22 सितंबर 2023 की सुबह प्रभारी निरीक्षक गण गुरुद्वारा को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मंगलपुर थाना क्षेत्र गण गुरुद्वारा में नहर की जो पटरी है उसके किनारे एक शिव मंदिर है। वहाँ पेड़ से एक लगभग 20 वर्ष का व्यक्ति और उसके साथ ही एक 18-19 वर्षीय नवयुवती ये पेड़ के सहारे रस्सी लगा करके आत्महत्या किए हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गण गुरुद्वारा साथ ही क्षेत्र अधिकारी पटियाली के द्वारा जाकर के मौका मुआयना किया गया एवं फील्ड यूनिट की टीम को बुला करके जो भौतिक प्रदर्शन उसको एकत्र किया गया है एवं परिजनों को बुला करके उनकी उपस्थिति में पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य इस पर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर जो जानकारियां प्राप्त हुई है प्रथम दृष्टया यह प्रकरण प्रेम प्रसंग का पाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी इसके बारे में की जा रही है जिससे आप लोगों को वहीं बुलंदशहर में कैशबैक काटने वाला इंटर स्टेट फैमिली गैंग गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार फैमिली गैंग के सदस्य राहगीरों और राहगीर को उलझाकर उनका बैग लेकर फरार हो जाते थे। इस गैंग में हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार फैमिली गैंग से 1,65,000 रुपए नकद, SUV कार भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक फैमिली गैंग की एक महिला सदस्य है। BSc गणित डिग्री धारक है ये महिला। पिछले दिनों बुलंदशहर में कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें कि वृद्ध जन जो कि बैंक से पैसे निकाल के आते थे वो जब ई-रिक्शा में बैठ के जा रहे होते थे तो उनके बैग को काट करके उससे पैसे निकाल लिए जाते थे। इसमें इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली नगर की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा CCTV जब चेक किया गया तो ये पाया गया कि इन सभी केसेस में इन वृद्ध जनों के बगल में एक महिला बैठी है। जब और अन्य CCTV चेक किए गए तो उसके आधार पे कुछ इनपुट्स मिले जिसको कि डेवलप किया गया, जिसके आधार पर आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं जो कि आपस में ननद भाभी लगती हैं और एक पुरुष है जो कि इनमें से एक महिला का भाई है। कुल ये 3 लोग हैं जो कि हरियाणा के में रह रहे हैं और मूल रूप से यहाँ बुलंदशहर के चोला के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये इस तरीके की टप्पेबाजी की घटना कई सारे कर चुके हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।